Hello everyone. Today I am here with a new topic called fraud concept of personality. Before this video lecture, I made a video lecture on personality only, where I've described the personality on the basis of the self and on the basis of the introvert personality, extrovert personality, thinking, feeling, and behavior. Here, a very good, very renowned person called Freud. According to him, what is personality? Today we will study the concept according to the Freud. As I told earlier, also in my lecture on personality, that personality is individuals' thinking, feeling, and behavior. As you know, that mostly our personality is being noticed on the basis of our communication. The way we communicate, the way we talk to the person is highly noticed by the society person, highly noticed. So our communication has a great impact on our personality. So before speaking on any of the thing, I mean to say, when you are speaking, you are talking, you are having a conversation, you are transferring your ideas, feelings, sentiment, thoughts, and emotions. Please be very conscious that what you are speaking about, please refine that first and then speak. By refining, I mean over here that think twice that whatever you are going to speak, is that correct? Is that the correct way to speak? The person to whom you are speaking is in a good way or not. I mean to say over here कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो मुझे एक बार विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि पुनर्विचार भी करना चाहिए कि जो बात हम अगले से कर रहे हैं, क्या वो हम सही तरीके से कर रहे हैं, क्या वो उचित है, कहीं अनुचित तो नहीं है। इन बातों का जब हम मूल्यांकन अपने मन मस्तिष्क में कर कर किसी बात को किसी से करते हैं, तो ये बहुत एक अच्छी पर्सनालिटी हमारी सभा में, समाज में प्रदर्शित होती है। तो हमको अपनी बातचीत पर भी एक विशेष ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही रिनाउंड पर्सन है हमारे सामने, फ्रॉड। इन्होंने पर्सनालिटी के बारे में हम लोगों को बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। लेट्स सी कि इनके हिसाब से वो पर्सनालिटी क्या है। ठीक है, फ्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। सो एज यू नो दैट पर्सनालिटी इज दैट पैटर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर। देखिए, हमारे थॉट्स, विचार क्या है, हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारा बिहेवियर, हमारा आचरण क्या है, दैट डिस्टिंग्विशेस वन पर्सन फ्रॉम अनदर एंड दैट परसिस्ट ओवर टाइम, जो कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफ्रेंशिएट करती है। कैसे? आपके विचार क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपका आचरण क्या है, बिहेवियर क्या है। ठीक है, सो इट इज द सम ऑफ द बायोलॉजिकली बेस्ड एंड लर्न बिहेवियर which forms the person's unique responses to environmental stimuli. तो इन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि it is the sum biologically based, ठीक है, and learned behavior which forms the person's unique responses to environmental stimuli. तो ये सम टोटल किस चीज का है? बायोलॉजिकली बेस्ड है ये। ठीक है, एंड लर्न बिहेवियर, जो आचरण हम सीखते भी हैं, विच फॉर्म्स द पर्सन्स, जिससे कि किसी भी पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल की एक यूनिक पर्सनालिटी निर्मित होती है, ओके, डेवलप होती है। नेक्स्ट हियर, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द फ्रॉड, द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी क्या है? द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉड्स, इनका पूरा नाम है सिगमंड फ्रॉड्स, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो इनका फोकस में किस में है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। साइको एनालिटिक, आई रिपीट, साइको एनालिटिक। तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉड, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है,
पर्सनालिटी इज कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स। देखिए इनका मेन फोकस क्या है, मेन टॉपिक क्या है, साइको एनालिटिक थ्योरी इन्होंने दिया है। ठीक है, अब इसके यहाँ पर आपको 3 एलिमेंट्स बताए जा रहे हैं। दीज 3 एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी नोन एज द ईगो एंड द सुपर ईगो। ठीक है, अब ये क्या है, अभी आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि द आईडी क्या है, द ईगो क्या है, द सुपर ईगो क्या है। ठीक है, वर्क टुगेदर टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अब आईडी, ईगो, सुपर ईगो ये टुगेदर वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर को का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द 3 एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। अभी जैसे कि पहले डिस्कस हुआ है कि देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ जो हमारे सिगमंड फ्रॉड हैं इन्होंने किस पर फोकस किया है, इनकी पर्सनालिटी कैसी, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी क्या है, साइको एनालिटिक। ठीक है, अब इसको कंपोज किया गया 3 एलिमेंट्स में, द आईडी, द ईगो, द सुपर ईगो। अब 3 एलिमेंट्स, द आईडी क्या है, द आईडी इज एब्सोल्युटली अनकॉन्शियस। जो हमारा माइंड है कॉन्शियस लेवल होता है, अनकॉन्शियस लेवल होता है, तो वो अनकॉन्शियस लेवल क्या है, तो उसी को यहां पर आईडी कहा जा रहा है। द आईडी इज एब्सोल्युटली द अनकॉन्शियस, इट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी। इसका सच्चाई से, हकीकत से कुछ लेना देना नहीं होता है। इट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी, इट एक्ट्स पर द प्लेजर प्रिंसिपल दैट डिमांड्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन irrespective of the environment. However, such instant satisfaction of the needs is not always realistic or socially acceptable. अब देखिए बात स्पष्ट है यहाँ पर, ये अनकॉन्शियस है। ठीक है, इसका सच से, फैक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक प्लेजर फॉर्म में होता है, जैसा लिखा हुआ है कि इट एक्ट्स पर द प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक है, दैट डिमांड्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट। कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा माहौल है, कैसा परिवेश है, कहाँ क्या कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इससे कोई उसको मतलब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ प्लेजर से है। तो लास्ट में कहा जा रहा है कि हाउएवर सच इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स इज नॉट ऑलवेज रियलिस्टिक, सच नहीं होता है और सोशली एक्सेप्टेबल, सामाजिक रूप से भी उसको पूर्ण मान्यता नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ आईडी वुड बी द instinct to grab a beautiful piece of artistry from a museum to satisfy our craving। अब म्यूजियम में आपको कोई चीज अच्छी लग गई, अब आपके मन में एक विचार आ रहा है कि काश इसको मैं ले लूं, इसको प्राप्त कर लूं। इंस्टिंक्ट तुरंत आपके मन में विचार है, क्या वो इतनी आसानी से, या वो पॉसिबल है, इज दैट पॉसिबल, नहीं है, लेकिन ऐसा सोचकर हम एक प्लेजर का अनुभव कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, जो पहला हमारा एलिमेंट द आईडी। ठीक है, अब दूसरा है द ईगो। ठीक है, अब ईगो को बता रहे हैं यहाँ पर विच इज एक्टिवली कंसर्न विद द रियलिटी। अब इसका संबंध सीधे रियलिटी से ही है, किसका, द ईगो का। रियलिटी प्रिंसिपल, इट इंटेंड्स टू रियलिस्टिक मीट्स द डिमांड्स ऑफ द आईडी इन अकॉर्डेंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। Freud considered the ego to be very sensitive and prompt to react to anything it considers unsavory in the outside world that it confronts. Okay, however, having a strong ego has the positive advantage of reacting positively to criticism and the problems. It urges one to proceed forward with determination to achieve the desired goal. अब देखिए आपने कुछ भी मन में सोचा, विचार किया, ठीक है, एक आईडी हुआ कि काश ये ताजमहल मुझे मिल जाए, या कुछ भी आपको तो मीनार हो जाए, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है, आपके मन में कुछ आया ऐसा, म्यूजियम में ये रखा हुआ मुझे मिल जाए, ठीक है, तो वो एक आईडी फॉर्म हो गया, उसका रियल से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन द ईगो है, उसका रियलिटी से लेना देना है कि हम इस चीज को कैसे प्राप्त करेंगे, उस पर विचार किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, और हम कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, देखिए, द ईगो टू बी वेरी सेंसिटिव एंड प्रॉम्प्ट टू रिएक्ट टू एनीथिंग इट कंसिडर्ड अनसेवरी इन द आउटसाइड वर्ल्ड दैट इट कन्फ्रंट्स। ओके, However, having a strong ego has the positive advantage. अगर ईगो आपका बहुत स्ट्रांग है, आप फर्मली डिटरमिन्ड हैं, तो इसके पॉजिटिव एडवांटेज होते हैं ऑफ रिएक्टिंग पॉजिटिवली। आप पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं टू क्रिटिसिज्म एंड प्रॉब्लम। जो भी क्रिटिसिज्म्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम इश्यूज आते हैं, उनसे आप बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट
करते हैं, फाइट करते हैं, ठीक है, मतलब वैचारिक फाइट, ओके। इट अर्जेस वन टू प्रोसीड फॉरवर्ड विद डिटर्मिनेशन टू अचीव द डिजायर्ड गोल। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। For example, the ego would make the person realize that there is armed security in the museum and there is no way to grab the piece of artistry from the museum. The ego is the other example would also tell the person that there is no way to smack the other person who is much stronger physically than him. देखिए, ईगो ने आप आईडी में तो विचार आया, मन में ख्याल आया, बहुत कुछ हम करना चाहते हैं, पूरे देश को अपने कंज्यूम करना चाहते हैं, लेकिन जो आपका ये ईगो है वो बता रहा है कि ऐसा आप नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये हार्म है, ठीक है, ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। हर तरीके से आपको सच से रूबरू होना पड़ता है इस कंडीशन में, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं द ईगो। नेक्स्ट, अब सुपर ईगो। अकॉर्डिंग टू फ्रॉड, the super ego is the moral branch of personality. अब ये पर्सनालिटी की कौन सी ब्रांच है? मॉरल ब्रांच, विच गोज बियॉन्ड बीइंग ए रियलिस्टिक। ये रियलिस्टिक से भी बियॉन्ड है, हटके। कैसे? इट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज। अब कैसे वैल्यूज ये रिफ्लेक्ट करता है? लेट्स सी। इट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज एरिड जजमेंट इंक्लूडिंग द वंस डेवलप्ड ड्यूरिंग वंस चाइल्डहुड upbringing that forces the demand of the ID to be met not only realistically but morally. देखिए, इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश करिए। It reflects the values, arrayed judgment, including the ones developed during one's childhood, upbringing that forces the demands of the ID to be met not only realistically but morally. अब यहाँ पर केवल रियलिस्टिकली से ही काम नहीं चलेगा, जैसे कि द ईगो में है, बट इसमें इन्होंने एक वर्ड और ऐड किया है, मॉरली। अब कैसे है, इसके एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो और अच्छे से आपकी समझ में आएगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, फ्रॉड बिलीव दैट वंस पर्सनालिटी इज बेस्ड ऑन द डायनेमिक इंटरेक्शन एमंग दीज थ्री कंपोनेंट। अब देखिए कैसे। द सुपर ईगो वुड रिफ्लेक्ट एंड रियलाइज दैट the consequence of grabbing the piece of artistry from the museum or smacking a person in public would not only be construed as a criminal offense but will be morally improper. अब देखिए, जब आप इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं द सुपर ईगो में, तो ये आपको बताता है, आपको रियलाइज कराता है कि अगर म्यूजियम में कोई चीज़, कोई सामान, कोई वस्तु, कुछ भी है, ठीक है, तो वो आपको बता रहा है कि कैसे इसके क्या फायदे, क्या नुकसान है। आप उसको एक कायदे से रियल फॉर्म में और मॉरल फॉर्म में, दोनों में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अ पर्सन इन पब्लिक वुड नॉट ओनली बी कंस्टिट्यूट एज अ क्रिमिनल, उसको केवल क्रिमिनल घोषित नहीं किया जाएगा, बट विल बी मॉरली इम्प्रॉपर, और ये सैद्धांतिक रूप से भी गलत है। तो ये एज पर सिगमंड फ्रॉड आपका द आईडी, द ईगो एंड द सुपर ईगो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर इनका 3 एलिमेंट्स के थ्रू इन्होंने और अच्छे से बताने की कोशिश की। अब एग्जाम्पल ऑफ द सुपर ईगो इज ए क्रॉस कंट्री रनर ड्यूरिंग अ रेस हु न्यू दैट दे कुड कट देयर टाइम एंड कम इन फर्स्ट इफ दे टुक अ शॉर्टकट। अब देखिए, जैसे रेस ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है, आपको सीधे जाना है इस रूट से, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि ये लोग दौड़ रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, अब क्यों ना मैं कोई एक शॉर्टकट तरीका अपना लूं, फट से जल्दी से पहुंच जाऊं, ठीक है। तो सुपर ईगो आपके इसके दोनों चीजें बता रहा है, मॉरली भी बता रहा है आपको और रियली भी बता रहा है, रियलिस्टिक वे में भी आपको इन चीजों को वो डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो नो वन वॉज वॉचिंग बट द रनर वुड फील गिल्टी। अब वहां आपको कोई वॉच तो नहीं कर रहा है, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट आ रहा है। सो दे डिसाइडेड नॉट टू टेक द शॉर्टकट। तो आपने तुरंत कहा नहीं, ये गलत है, ये अपराध है, ये पाप है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप अपना डिसीजन बदल देते हैं, जो सही तरीका है उसी को अपनाते हैं। इस तरीके से ये 3 एलिमेंट्स हैं आपके सामने, द आईडी, द ईगो एंड द सुपर ईगो, ठीक है। सो अब क्या है कि जैसे डिफेंस मैकेनिज्म के हिसाब से जो फ्रॉड ने और उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, मतलब प्रपोज किया है, तो देखिए, फ्रॉड प्रपोज दैट डिफेंस मैकेनिज्म्स आर अनकॉन्शियसली अप्लाइड टेक्निक्स दैट प्रोटेक्ट द सेल्फ ईगो अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंजाइटी। अब हाउ, कैसे होगा?
तो पहले इन्होंने कहा रिप्रेशन, ठीक है, और मोटिवेटेड। फॉरगेटिंग इज अ मैटर ऑफ फॉरगेटिंग सम एन एंग्जाइटी प्रोवोकिंग इवेंट और डिजायर। अब रिप्रेशन में इन्होंने क्या कहा है कि देखिए, रिप्रेशन और मोटिवेटेड में क्या करें, और मोटिवेटेड फॉरगेटिंग इज ए मैटर ऑफ फॉरगेटिंग। ये एक फॉरगेटिंग का मतलब एक मैटर है। सम एंग्जाइटी प्रोवोकिंग इवेंट और डिजायर, कुछ एंग्जाइटी जो आपको प्रोवोक करती है इवेंट और डिजायर के लिए, तो एक फॉरगेटिंग को इन्होंने यहाँ पर एम्फेसिस दिया है, इज ए मैटर ऑफ फॉरगेटिंग, ठीक है, फॉरगेट किया जाए। दूसरा इन्होंने बताया सब्लिमेशन इन्वॉल्व्स द रिप्रेशन ऑफ unacceptable sexual or aggressive impulses and channeling them into socially acceptable behaviors। अब देखिए, सब्लिमेशन बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई है। डिफेंस मैकेनिज्म के हिसाब से जो फ्रॉड ने प्रपोज किया है, उन्होंने समझाया है थ्रू द वर्ड कॉल्ड सब्लिमेशन। उन्होंने कहा कि सब्लिमेशन में क्या है, बता रहे हैं कि इन्वॉल्व्स द रिप्रेशन ऑफ अनएक्सेप्टेबल, क्या, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल और एग्रेसिव इम्पल्सेस। कुछ अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल कार्य हैं, वर्क्स हैं, ऐसे हमारे एटीट्यूड हैं जिनको कि अनएक्सेप्ट किया गया है समाज में, या एग्रेसिव आपके कुछ बॉडी लैंग्वेजेस हैं या आपके तरीके हैं वो भी अनएक्सेप्टेबल हैं। एंड चैनलिंग दैम इनटू सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, और इन्होंने बताया है यहाँ पर कि एंड चैनलिंग देम, अब उसको चैनल करना इनटू सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, तो ये होता है सब्लिमेशन। मतलब इन्वॉल्व्स द रिप्रेशन ऑफ अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल और एग्रेसिव इम्पल्सेस, ठीक है, ये इसमें इन्वॉल्व है। एंड चैनलिंग देम इनटू सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, और कहीं ना कहीं उसको सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स में चैनलाइज करना, ठीक है, और जो कि अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, involves the repression of unacceptable sexual or aggressive impulses and channeling them into socially acceptable behavior. So this is what called sublimation. फिर है denial. Occurs when a person refuses to acknowledge that realities of an anxiety provoking situation. जब हम सच को मतलब रिफ्यूज कर दे, when a person refuses to acknowledge, मानने से मना कर दे, द रियलिटीज ऑफ एन एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन, उन सच्चाइयों को ये जो प्रोवोक करती हैं, कैसे सिचुएशन में, ऑफ एन एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन। एंग्जाइटी मतलब घबराहट आना, प्रोवोक करना, आपको उत्तेजित करना, सिचुएशन मतलब परिस्थिति, ठीक है, तो द रियलिटी ऑफ एन एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन। फिर चौथा इन्होंने बताया है कि रैशनलाइजेशन। अब कैसे रैशनलाइज करते हैं, ये कब होता है, अकर्स व्हेन वन makes up excuses for one's behavior rather than facing the real reasons for them। अब देखिए, सच से दूर भागना और झूठ बोलना अपने आप से ही, तो वो आपका होता है रैशनलाइजेशन। मतलब when one makes up excuses for one's behavior, कहीं ना कहीं आप एक्सक्यूज का सहारा लेते हैं किसी बिहेवियर के लिए, रेदर देन फेसिंग, या इंस्टेड की उस सिचुएशन को फेस किया जाए, फेसिंग द रियल रीजन फॉर देम, ठीक है, तो ये कहलाता है रैशनलाइजेशन। फिर फैंटेसी, ठीक है, फैंटेसी पे तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि प्रोवाइड्स एन एस्केप फ्रॉम एन एंग्जाइटी, ये कहीं ना कहीं एंग्जाइटी से आपको दूर करती है थ्रू इमेजिनेशन एंड डे ड्रीमिंग। अब हम सब जैसे कहते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अब हम डे ड्रीम कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को सोच रहे हैं, अपने आप को बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत उन्नति कर रहे हैं, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है। वही बात हो रही है थ्रू इमेजिनेशन और डे ड्रीमिंग, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर, भय, घबराहट जो हमारे अंदर बैठी हुई है वो इस फैंटेसी के थ्रू दूर हो रहा है। तो ये होता है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है इनका फ्रॉड का, ये भी है। फिर है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन इज अ मैटर ऑफ सीइंग इन अदर्स वंस ओन अनएक्सेप्टेबल एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स, मोटिव्स और ट्रेट्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है ये समझना कि प्रोजेक्शन इज अ मैटर ऑफ सीइंग इन अदर्स, ये एक मैटर ऐसा है जो हम दूसरे में देखते हैं, क्या, वंस ओन अनएक्सेप्टेबल, दूसरे में देखना, कि क्या देखना, वंस ओन अनएक्सेप्टेबल एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट, क्या अनएक्सेप्टेबल, एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स, मोटिव्स और ट्रेट्स। बहुत ही सिंपल है कि इज अ मैटर ऑफ सीइंग इन देयर इन अदर्स वंस ओन अनएक्सेप्टेबल एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स, मोटिव्स और ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है रिग्रेशन
occurs when one returns to earlier more primitive levels of behavior that were once effective. जब हम रिटर्न होते हैं कहाँ पर, टू अर्लियर मोर प्रिमिटिव लेवल्स, अर्लियर के जो लेवल्स हैं प्रिमिटिव लेवल्स ऑफ बिहेवियर, किस चीज के, ऑफ बिहेवियर, दैट वर वंस इफेक्टिव, जो कभी इफेक्टिव थे, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन. फिर वी हैव डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट रिफर्स टू डायरेक्टिंग वंस मोटिव्स और बिहेवियर एट ए सब्स्टिट्यूट पर्सन और ऑब्जेक्ट रेदर देन एक्सप्रेसिंग देम डायरेक्टली. ठीक है, वंस अगेन refers to directing one's motives. ठीक है, क्या होता है, क्या डायरेक्ट होता है, one's motives और बिहेवियर, किसी का मोटिव या बिहेवियर एट ए सब्स्टिट्यूट पर्सन, कैसा पर्सन, सब्स्टिट्यूट पर्सन और ऑब्जेक्ट रेदर देन एक्सप्रेसिंग देम डायरेक्टली. डायरेक्टली एक्सप्रेस करने के बजाय कहीं सब्स्टिट्यूट पर्सन के थ्रू उसको एक्सप्रेस करना और ऑब्जेक्ट रेदर देन एक्सप्रेसिंग देम डायरेक्टली. तो दिस इज व्हाट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब देखिए 3 टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी. अब यहाँ पर एंग्जाइटी कई बार आपके सामने आया, एंग्जाइटी प्रोवोकिंग, एंग्जाइटी प्रोवोकिंग. ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 3 तरीके बताए गए, 3 वेज ऑफ एंग्जाइटी. तो फ्रॉड आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी. एक तो इन्होंने न्यूरोटिक एंग्जाइटी बताया है, इसका रिलेशन आपके न्यूरो से है. इज द अनकॉन्शियस वरी दैट वी विल लूज कंट्रोल ऑफ द आइडियाज अर्जेस रिजल्टिंग इन पनिशमेंट फॉर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर. ठीक है, ये एक वरी है, ये एक चिंता है अनकॉन्शियस की कि हम लूज कर जाएंगे ऑफ द आइडियाज अर्जेस, जो हमारे आइडियाज में अर्ज हो रहा है. जैसे शुरुआत में आपने पढ़ा कि अनरियलिस्टिक होता है वो. ठीक है, म्यूजियम में कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है, और विचार करें कि हम ले लेंगे, हमारे पास आ जाए, तो कहीं ना कहीं काल्पनिक ही है. ठीक है, लेकिन कल्पना में आपको अच्छा लग रहा है एक तरीके से. ठीक है, तो न्यूरो एंग्जाइटी, वो न्यूरोटिक एंग्जाइटी इसको बोलते हैं, कि इज द अनकॉन्शियस वरी दैट वी विल लूज कंट्रोल ऑफ द आइडियाज अर्जेस रिजल्टिंग इन पनिशमेंट फॉर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर. सेकेंडली वी हैव रियलिटी. रियलिटी एंग्जाइटी इज द फियर ऑफ रियल वर्ल्ड इवेंट्स. ये वो एक भय है रियल वर्ल्ड इवेंट से संबंधित, वो एंग्जाइटी है. द कॉज ऑफ दिस एंग्जाइटी इज यूजुअली इजिली आइडेंटिफाइड. बहुत आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इसके कारण क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन माइट फियर रिसीविंग अ डॉग बाइट व्हेन दे आर नियर ए मेनेसिंग डॉग. कोई भी मतलब थोड़ा सा पागल कुत्ते के सामने यदि है, असंतुलित कुत्ते के सामने, डॉग के सामने, ठीक है, तो उसके अंदर एक फियर भी होता है. पर्सन माइट फियर ऑफ रिसीविंग अ डॉग बाइट, हो सकता है कहीं काट ले, भौंक रहा है, उनको दौड़ा रहा है, कुछ भी है. तो व्हेन दे आर नियर अ मेनेसिंग डॉग, द मोस्ट कॉमन वे ऑफ रिड्यूसिंग दिस एंग्जाइटी इज टू अवॉइड द थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट. तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि हम इससे थोड़ा सा अपने ध्यान को हटाएं. तो वही बात कही जाए, द मोस्ट कॉमन वे ऑफ रिड्यूसिंग दिस एंग्जाइटी, इस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, इज टू अवॉइड द थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने जिससे आपको डर लग रहा है, कि उसको आप अवॉइड करें, इग्नोर करें. ठीक है, फिर है आपका मोरल एंग्जाइटी. इन्वॉल्व्स अ फियर ऑफ वायलेटिंग आवर ओन मोरल प्रिंसिपल. ठीक है, इन ऑर्डर टू डील विद दिस एंग्जाइटी, फ्रॉड बिलीव दैट defense mechanism helped shield the ego from the conflicts created by the ID, superego and the reality. देखिए, moral anxiety क्या है? Involves a fear of violating. एक भय है, किस बात का भय है? Violation का. Our own moral principle, जो हमारे खुद के principle है, moral principle है, ठीक है, वो कहीं वायलेट ना हो जाए, एक भय हमारे अंदर होता है. तो इन ऑर्डर टू डील विद दिस एंग्जाइटी, इस एंग्जाइटी डील करने के लिए फ्रॉड बिलीव करते हैं दैट डिफेंस मैकेनिज्म, जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं हमारे, हैव्ड शील्ड. ये देखिए आपके सामने डिफेंस मैकेनिज्म, रिप्रेशन, सब्लिमेशन, डिनायल, रैशनलाइजेशन, फैंटेसी, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए, फ्रॉड बिलीव दैट डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प शील्ड द ईगो फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएटेड बाय द आईडी. ये शील्ड करते हैं किसको? ईगो को. किस चीज से? कॉन्फ्लिक्ट्स जो आईडी के थ्रू क्रिएट होते हैं, सुपर ईगो एंड रियलिटी, सच में. ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्सनालिटी बाय फ्रॉड. ठीक है, तो पूरा नाम है इनका सिगमंड फ्रॉड. ठीक है, इनका मेन फोकस किस पे है?
साइको एनालिटिक थ्योरी। और इन्होंने फिर बाद में 3 एलिमेंट्स बताए हैं। 3 एलिमेंट्स में क्या है, द आईडी, द ईगो एंड द सुपर ईगो। ठीक है, इस पर हम लोगों ने देखा आईडी क्या है, द ईगो क्या है, फिर सुपर ईगो क्या है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फोकस किया है इस पर जो है समझाने की कोशिश की डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश किया है कि रिप्रेशन, सब्लिमेशन, डिनायल, रैशनलाइजेशन, फैंटेसी, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि फ्रॉड आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी। वो 3 प्रकार की एंग्जाइटी है क्या, तो एक तो होता है न्यूरोटिक एंग्जाइटी, रियलिटी एंड moral anxiety. So this is all about this lecture. I hope you all have listened me very carefully, and I believe that certainly you will enrich your knowledge. And if in any case you feel good, better after listening this my video lecture, if it is good according to you, please place a good comment. And if you have not yet subscribed my channel, also please subscribe my channel so that you should get next video lecture on the very relevant topic for you. ठीक है, please share it, like it and place a good comment also. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.